तुमको बताएंगे आरएस अग्रवाल मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 की जो हमारी इंट्रोडक्शन है उसका पार्ट नंबर 2। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने देखा है कि जैसे जो हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती थी उनके सॉल्यूशंस कैसे कैसे होते हैं, मतलब अगर हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम उसे कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 4 मेथड थे। सबसे पहला हमारे पास था ग्राफिकल मेथड, दूसरा हमारे पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, एंड फोर्थ था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था वो अब हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने उसको पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि अभी काम नहीं देगा तो आगे काम देगा, तो अभी पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमने उसमें सॉल्यूशंस देखे थे। इस यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, जैसे अगर ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, तो अगर इस ग्राफ में लेट्स सपोज एक जो मेरी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन की लाइन ऐसे गई है, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसके मतलब एक इक्वेशन के सॉल्यूशन की लाइन वो ऐसे गई है और दूसरा जो है उसकी लाइन कुछ ऐसे गई है। तो अब यहाँ पर इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर हमें मिलेगा दैट विल बी आवर सॉल्यूशन। तो ये हमें ग्राफिकल मेथड से पता चला कि अगर यहाँ पर जैसे कि अगर ये दो लाइंस हैं, ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे कर रही हैं। अब इसके आगे कई जिंदगी में कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी, सिर्फ एक पॉइंट होगा जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। सो दैट विल बी वेरी यूनिक, यानी कि जो दोनों इक्वेशन होगी उनके सिर्फ ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब कहते हैं ना कि भाई ये चीज बड़ी यूनिक है, आई मीन एंटीक पीस है, यूनिक पीस है, मतलब है नहीं बहुत ज्यादा, बहुत कम है, या फिर सिर्फ एक है, राइट। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज हमें पता कैसे चली, ये चीज हमें ग्राफिकल मेथड से पता चली। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसमें हम ये बता सकते हैं कि इसमें भी क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है जिसमें एक्स की वैल्यू दिस एंड वाई की वैल्यू दिस, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमें सिर्फ ऑब्जर्व करके बताना होता है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो ये चीज कभी कभी ना हमें ऑब्जर्व करके भी बतानी होती है। अब वो सॉल्यूशन वाला काम खत्म, हमने चारों सॉल्यूशन सीख लिए, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि अगर हम उससे हट करके हमें कोई दो इक्वेशन दे दी और उसमें बस पूछ दिया कि शो करो कि इसके जो है सिर्फ एक सॉल्यूशन है, दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, तो आपको कैसे शो करेंगे वो हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे बनाते हैं एक ग्राफ, ठीक है, ये मेरी y एक्सिस है। अब ये क्या है, मेरी y एक्सिस हो गई ग्राफ में, एंड ये मेरा x एक्सिस हो गया, राइट। अब ये y एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है। अब इसमें लेट्स सपोज क्या होता है कि एक सॉल्यूशन जो है उसकी लाइन कुछ ऐसे जाती है, एक सॉल्यूशन की लाइन कुछ ऐसे जाती है और दूसरे सॉल्यूशन की लाइन जो है वो कुछ ऐसे जाती है, राइट, कुछ इस तरीके से जाती है। सो वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग हियर, यहां पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस कि दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये जो है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब लेट्स सपोज इसका जो अगर मैं देखूं, जैसे कि हमने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, उसमें हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एंड यही तरीके से मतलब सेम टू सेम मेरे पास एक और इक्वेशन है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब ये मेरे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो इसको मैंने a1 मान लिया, b1 मान लिया, c1 मान लिया। ये इक्वेशन 2 की है, इनको a2 मान लिया, b2 मान लिया, c2 मान लिया। वो जैसे नहीं होता है रेडियस 1 रेडियस 2 या फिर टाइम 1 टाइम 2, राइट। तो वही चीज यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अगर मान लीजिए सबसे जो पहली केस आती है हमारी वो यही वाली आती है, नंबर 1। पहली केस क्या आती है, पहली केस हमारी आती है कि इफ a1 अपॉन a2, समझ रहे हैं, ये मेरा a1 है, ये a2 है। सो इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन
B2 then it will have unique solution। मतलब अगर A1 upon A2 B1 upon B2 के इक्वल नहीं है तो हम देख करके बता सकते हैं कि इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यानी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर कैसी कैसी चीजें होंगी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इट विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मतलब क्या, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसके आगे आप इसको कितना भी बढ़ा लो, इनफाइनाइटली बढ़ा लो, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक जगह इंटरसेक्ट कर दिया बस। ओके, तो यहाँ पर इट विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, बी। दूसरी चीज इसमें क्या हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो, दूसरी चीज इसमें ये होगी कि इट will have unique solution। it will have unique solution। unique solution मतलब only one solution, right? only one solution। unique solution यानी कि only one solution। and तीसरी चीज क्या होगी, it will always consistent। कुछ लोगों को कंसिस्टेंट मतलब नहीं पता होगा। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि मतलब मैथ्स में क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब कि नॉट चेंजिंग, यानी कि जो चीज क्या है फिक्स है। यानी कि हाँ, इसका सिर्फ एक वॉल्यूम, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, यानी कि मतलब कि मिनिमम इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, या फिर जितने भी सॉल्यूशन है दैट आर फिक्स्ड। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। तो यानी कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, यानी कि कभी चेंज नहीं होगा वो। ठीक है, हाँ, एक चीज ये फिक्स है, कंसिस्टेंट है। ठीक, तो यानी कि इसमें तीन चीज होगी। एक क्या होगा, हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। और तीसरा, कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट वाला इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सबको पता है कि यहाँ फिक्स ही रहता है। ऐसा तब होगा जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट चीज देखिए, लेट्स सपोज अगर मैं एक और ग्राफ बनाती हूँ। ठीक है, ये मेरा y एक्सिस है एंड ये मेरा x एक्सिस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज एक मेरी सॉल्यूशन की लाइन ऐसे गई। ओके, जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी लाइन लेट्स सपोज इसी के ना ऐसे ऊपर से चढ़ गई। ठीक है, यानी कि इसी के ऊपर से चली गई। समझ पा रहे हैं आप मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मतलब एक सॉल्यूशन की लाइन ऐसे गई और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी लाइन भी सेम उसके ऊपर गई, सेम टू सेम। ठीक है, बिल्कुल इक्वल, यानी कि एकदम उसी के ऊपर गई। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक लाइन इधर ऐसे जा रही है, एक लाइन एक और इधर ऐसे जा रही है, इधर एक और लाइन ऐसे जा रही है। तब क्या करेंगे, अब जरा बताइए कि ये जो दोनों लाइन है ना वो यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी, 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 हर जगह जहां देखेंगे आप हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है। जहां जहां ये लाइन जाएगी वहां वहां ये लाइन भी जाएगी, दोनों लाइन हमेशा साथ साथ चलेंगी, एक दूसरे के ऊपर रह करके चलेंगी। तो यानी कि दोनों के सॉल्यूशंस हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड साथ ही साथ इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि एक लाइन जो है वो इनफाइनाइटली आप कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक लाइन जितनी एक्सटेंड होगी दूसरी वाली भी एकदम उसी के ऊपर है तो वो भी उतनी एक्सटेंड होगी। तो यानी कि उसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि वो हर एक पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। समझ आ रही है बात? तो यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपकी सॉल्यूशन है दे आर इनफाइनाइट। इसमें क्या था कि सिर्फ एक था भाई, बहुत यूनिक है, राजा है हम, लेकिन इसमें इनफाइनाइट है भाई। चलो तुम्हारे जैसे बहुत करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सेकंड वाला है उसमें क्या होगा, उसमें होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, अगर यूनिक है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अगर इनफाइनाइट है तो फिर कैसे पहचानेंगे? उसके लिए क्या करेंगे कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अब कहेंगे आप हाँ ठीक है समझ गए, उसमें नहीं इक्वल है इसमें इक्वल है। रुको जरा, सबर करो, उसके आगे c है, c1 अपॉन c
2, यानी कि अगर तीनों क्या है, तीनों इक्वल है, यानी कि a1/a2 भी इक्वल है, b1/b2 भी इक्वल है, c1/c2 भी इक्वल है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या होगा, हम ये कहेंगे कि इसमें क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो इसमें पहली चीज क्या आएगी, हम यहाँ पर लिखेंगे इट विल हैव infinitely many solutions। ठीक है, इनके सॉल्यूशन तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, एक है जिसका सिर्फ एक है, एक है जिसका कभी खत्म ही नहीं हो रहा। और दूसरी चीज इसमें क्या होगी, इट विल हैव कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, यानी कि एक के ऊपर एक है ना लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है। उसके बाद थर्ड क्या होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्यों होगा, एक जहां पर जाएगा वहां दूसरा भी जाएगा, तो दोनों हमेशा हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वो चीज भी आपकी कभी चेंज नहीं होगी। तो यानी कि इट विल ऑलवेज कंसिस्टेंट या फिर रिमेन्स कंसिस्टेंट लिख सकते हैं। तो देखिए दूसरा केस क्या हो गया कि इसमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हैं। पहला देखा, यूनिक वाला देख लिया, समझ गए, पहला हमने यूनिक वाला देख लिया, दूसरा देख लिया भाई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इसमें it will have infinitely many solutions, it will have coincident line and it will also remains consistent, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, देखिए अगर नेक्स्ट मैं एक और ग्राफ बनाऊं, क्योंकि एक और तरीके का ग्राफ पॉसिबल है, लेट्स सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या करूं मैं, इसमें अगर एक सॉल्यूशन की लाइन जो है वो लेट्स सपोज ऐसे जा रही है, दूसरे सॉल्यूशन की लाइन लेट्स सपोज ऐसे जा रही है, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो चलेंगे तो हमेशा साथ साथ मगर कभी मिल नहीं पाएंगे। यानी हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की, इट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये बढ़ती रहेंगे साथ साथ, हमेशा साथ साथ चलेंगे मगर कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें जब इंटरसेक्शन ही नहीं होगा तो हमें एक भी सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। एक है जिसका एक सॉल्यूशन है, एक है जिसके भाई पूछो मत कितने सॉल्यूशन है, एक जो है उसका बेचारे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इट विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसके पास, क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस की जो डेफिनेशन है, चलेंगे साथ साथ मगर कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो थर्ड केस आता है वो कौन सा केस है, वो ये केस है कि अगर a1/a2 is equal to b1/b2 and is not equal to c1/c2, समझ रहे हैं, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1/c2 की इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों इक्वल हो गए तो इनफाइनाइट वाला हो जाएगा ना, अभी पढ़ के आए हैं। तो इसका मतलब पहले वाले दोनों इक्वल हो जाए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ना उसके इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पर कह रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई बेचारे इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, बड़ा दुखी आत्मा है ये। तो इसमें पहली चीज क्या होगी, पहली चीज होगी इट विल हैव नो सॉल्यूशन, इट विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन लिख देते हैं, इट विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ओके। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी, पिछले वाले में कोइंसिडेंट लाइंस थी, यहाँ पे पैरेलल लाइन है, सो इट विल हैव पैरेलल लाइंस, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज होगी इट विल ऑलवेज remains inconsistent। अब भाई कंसिस्टेंट का
के आगे इन लग गया, समझ जाइए उल्टा बात कर रहा है, यानी ऑपोजिट की बात कर रहा है, यानी कि जब कभी मिलेंगे नहीं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो वो कभी फिक्स नहीं रहेगा, राइट। तो दैट इज व्हाई हमारा ये क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। समझ आई बात। जो पहला वाला है इसमें क्या हो रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब यानी कि यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर क्या हो रहा है, अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तब यानी कि क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल से। एग्जांपल समझने पे ज्यादा बढ़िया लगता है, समझ में भी आ जाता है। लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन है, दैट इज 3x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखिए, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमने देखा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया कि बताओ इसका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इसका इनफाइनिटी बहुत सारे सॉल्यूशन है या फिर इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो आप कैसे शो करेंगे। जैसे मैंने बताया, ठीक है, जो चीज मिलेगी वो भाई हाँ ठीक है वो चीज है, डिक्लेयर कर देंगे। अगर मान लीजिए कहा शो करो कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब बता दिया क्वेश्चन में पहले से कि हाँ इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली यू हैव टू शो दैट, ठीक है, आपको सिर्फ उसे शो करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 कॉमा, देखिए गलती से इक्वल टू मत लगा लीजिए क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि वो इक्वल है कि नहीं इक्वल है कि क्या है, तो हमेशा कॉमन लगाइएगा, ठीक है, कॉमा, कभी इक्वल मत लगाइएगा, ठीक है, वरना नंबर कटने में देर नहीं लगेगी। तो a1/a2 कॉमा b1/b2, उसके बाद c1/c2। अब जरा देख लेते हैं, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो a1 मेरा कितना है, बस क्या करना है, अपॉन में लिखते जाइए, आता जाएगा 5/3 विद साइन, ठीक है, तो -12/-4 कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, तो इधर आ जाएगा 3/5, इधर आ जाएगा 5/3, इधर आ जाएगा -3, हम अपॉन बंद कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो देखिए सबसे पहले a b को देखते हैं, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब बताइए कहीं से 3/5 और 5/3 इक्वल है, नहीं, उल्टा ही कर दिया, लेकिन वो एकदम वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, लेकिन वो कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू, बस अब c को देखने की जरूरत नहीं है, पहले हमने जो था वो देख लिया, c को देखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। सो b1/b2, यही कलयुग है, काम निकल गया एक से तो फिर दूसरा कौन पूछता है, समझ आया। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या फिर आप पेयर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, चलो शो करो उसके बाद सॉल्व भी करो, यानी कि अगर हाँ ठीक है यूनिक सॉल्यूशन है वो आपने शो कर दिया, बहुत बढ़िया बात हो गई, एक स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको उसे सॉल्व भी करना होगा। तो अगर इतना बोला इतना कर दीजिए, सॉल्व करने का बोला सॉल्व भी कर दीजिए। अब सॉल्व कैसे होगा, कुछ लोग पूछेंगे, अरे भाई पहले ही तो पढ़ के आए हैं, 4 मेथड सीख लिए भाई सॉल्यूशन के, ऐसे एक तो हटा दिया गया है, तो मतलब 3 मेथड सीख लिए, मतलब यार सॉल्व करने के, तो अब तो कर ही सकते हैं ना, कोई मेथड लगा लो, ग्राफिकल लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेट्स सपोज एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, हमारा बहुत मन कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाएगा, देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो हमें क्या करना होता है इसमें, याद करिए कोएफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, अब इधर 3 इधर 5 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब 5 से हम इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 is 15 यानी कि इट विल बिकम 15x, उसके बाद प्लस हमारे पास 5 5 is 25 यानी कि इधर आ जाएगा 5 5 is 25 so 25y एंड माइनस 12 5 is 60 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 एंड लेट दिस इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 5 3 is 15 तो हमें मिलेगा 15x, उसके बाद 3 में मल्टीप्लाई करना ना, तो 3 3 is 9 तो मेरा आ जाएगा प्लस 9y एंड उसके बाद माइनस 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा माइनस 12 एंड इट विल इक्वल्स टू 0। लेट दिस इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए किसी का साइन डिफरेंट है, जी नहीं सबका सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन विल बी चेंज, तो ये मेरा उड़ जाएगा, ओके। अब 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, मेरा बचेगा 16 यानी कि 16y एंड उसके बाद 16 और 12 ऐड कर देंगे, नहीं माइनस प्लस माइनस होता है ना, हाँ, तो 60 में से 12 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 48 एंड साइन माइनस, तो माइनस 48 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 48 को उधर भेज देंगे, तो 16y इज इक्वल्स टू 48 एंड देन y इक्वल टू 48 अपॉन 16। अब देखिए 2 8 जा, देन इधर 24, इधर 4, इधर 12, इधर 2, इधर 6, इधर 1, इधर 3, सो इट मींस y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, बहुत बढ़िया बात है, y की वैल्यू मेरी 3 आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जिस इक्वेशन में मन कर रहा है पुट कर दीजिए। सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरा इधर आ जाएगा 3x प्लस 5y, तो y की वैल्यू 3 निकाली है एंड देन माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 15 माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस माइनस माइनस तो प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद x इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 इक्वल्स टू उस साइड जाएगा तो माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, बट साइन माइनस का रहेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। सो हमने यहाँ पर ये भी शो कर दिया सबसे पहले कि ये जो मेरे पेयर ऑफ इक्वेशन था इसके क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड देन हमने उसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे फाइंड कर दिए बाय एलिमिनेशन मेथड, जिसमें x की वैल्यू हमारी -1 है एंड y की वैल्यू 3 है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, इसी से बेस्ड हमारी आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।